हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं करवाऊंगी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए गणित के प्रश्नों का हल। तो इस गणित के प्रश्नों में क्या इन्होंने पूछा था और किस तरीके से प्रश्न आते हैं, ये सारी चीजें चलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 11 है, 10 तक मैंने पहले ही करवा रखा है। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचता है। मतलब ए बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचता है। बाद में बी ने 20% के लाभ पर दोबारा ए को बेच दिया, ठीक है, जिससे 552 रुपए लाभ प्राप्त होता है उसको, बी को, ठीक है। मूल रूप से खिलौने के लिए ए ने कितना भुगतान किया था, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। पूछ रहा है कि ए को कितना कॉस्ट प्राइस पड़ी थी उस खिलौने के खरीदने में, मतलब मूल रूप से, बी से खरीदने में नहीं, मूल रूप से उसने जब खरीदा था तो, ठीक है। चलो इसमें अब हम मान लेते हैं ए ने जब खिलौना खरीदा होगा तो वो 100 रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। मान लेते हैं ए ने खिलौना खरीदा होगा तो वो 100 रुपए में खरीदा होगा। तो ए को जो कॉस्ट प्राइस मतलब पड़ी थी वो मान लो 100 रुपए थी, ठीक। अब 100 रुपए थी। अब ए ने अगर बेचा 15% के लाभ पर, तो मतलब कि बी को कितना पड़ा, बी ने कितना खरीदा होगा, 115 रुपए में बी ने खरीदा होगा, ठीक है। बी का ये क्या हो गया, बी का ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर बी का ये कॉस्ट प्राइस है तो ए का ये सेलिंग प्राइस ही हुआ ना, क्योंकि 115% पे बेचा है, ठीक है। तो बी ने कितने में खरीदा, 115 रुपए में खरीदा। अब क्या कह रहे हैं कि बी ने इसे 20% के लाभ पर दोबारा ए को बेच दिया। तो मतलब इतने का खरीदा है और 20% के लाभ पर दोबारा बेच दिया बी को, और उसे कितना लाभ हुआ, 552 रुपए लाभ हुआ। इसका मतलब ये है कि जो 115 रुपए में उसने खरीदा है, इसका 20%, इसके 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% होगा 552, ठीक है। 552 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि 552 लाभ प्राप्त हुआ है। और इसमें भी ये इस वाली लाइन में भी बोल रहा है कि बी ने इसे 20% के लाभ पर बेचा है। तो किस परसेंट किस पे जाएगा, जिस पे खरीदा है उसी पे तो परसेंट जाएगा। तो 115 का 20%, 115 का 20% क्या आएगा, 552, ठीक है। अब चलिए हम इसको थोड़ा कटिंग पिटिंग कर देते हैं। इसको ऊपर नीचे से अच्छे से काट दें। कट गया, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 हुआ, 1 यहाँ, 2 7 जा 14, 1 यहाँ, 2 6 जा 12, ठीक। अब चलिए और काटते हैं। अभी और कटेगा ये, 5 2 जा 10 हो गया। अब ये 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 50। अब ये 23 और ये इतने कितने कटेगा, देखिए 23 1 जा 23 होता है, ठीक, ठीक है। ये 27 का 23 हो गया और उसके बाद कितना बचा, तो 27 में से अगर 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 46, ठीक है। तो यहाँ 46 हुआ, ठीक है। 23 2 जा, तो मतलब ये 12 बार में गया है, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अगर हम इसको x मान लें तो x बराबर कितना हुआ, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ मतलब कुछ नहीं था, ऐसे मान लो हम x मान लेते हैं या 1% मान लेते हैं। तो अगर 1% बराबर हो जाएगा 24, ठीक है, अगर 1% बराबर हो जाएगा 24, तो जो ये हमने माना था a का 100%, मतलब 100 रुपीज़, तो हम नहीं कह सकते, मान लो परसेंट कहेंगे। तो अगर कोई भी चीज़ होती है ना उसको हम 100 मानते हैं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे अगर 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2400। तो 2400 रुपीज़ ए को पड़ा, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो 24 क्या हो गया, ये हो गया, 24 ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक तार जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है। कोई एक तार होगा, ऐसे कोई लंबा सा तार होगा, ठीक है। जब इस तार को हम क्या करते हैं, वर्ग के रूप में मोड़ देते हैं। चलिए ये तार है, हमने इसको मोड़ दिया, इस तार को ऐसे मोड़ के वर्ग बना दिया, ठीक है। तो यह 484 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र को घेरता है। अब ये इसका क्षेत्र कितना है, 484 बता रहा है इस वर्ग का क्षेत्र। तो मान लेते हैं हम इसकी भुजा क्या हो गई, ए हो गई, ठीक है। इसकी भुजा क्या हो गई, ए हो गई। तो ए स्क्वायर बराबर हो रहा है
484, मतलब ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर ही होता है ना। तो भुजा का स्क्वायर बराबर इतना बता रहा है, मतलब क्षेत्रफल इतना बता रहा है, तो यहाँ से हमको भुजा पता चल जाएगी। तो भुजा क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा 484। ठीक है, अब ये भुजा क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 22। ठीक है, 22 आ जाएगी भुजा ना। तो अब इसकी जो ये सारी है ना, ये सारी 22 है। ठीक, ये सारी साइड्स 22 हो गई। अब यदि समान तार को, मतलब अब इसी तार को, ये जो यही तार है, तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। अब इस तार को अभी हमने क्या किया था, वर्ग के रूप में मोड़ दिया था। अब इसी तार को उठा के हम क्या कर रहे हैं, वृत्त के रूप में मोड़ दिए। ठीक है, वृत्त के रूप में मोड़ दिए। तो इस वृत्त द्वारा कितना मतलब क्षेत्र घेरा गया, तो इस का क्षेत्र पता करना है। अब एक चीज़ देख लीजिए, ये जो तार है ना, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई उतनी ही है जितनी इस वर्ग की है। इसी तार से तो बना है ना, तो लंबाई तो बराबर होगी। तो अब इसकी लंबाई कैसे पता चलेगी, मतलब ये टोटल कैसे पता चलेगा। तो ये जो वर्ग है ना, इसका हम क्या करेंगे, इसका पूरा परिमाप निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि ये तार कितना बड़ा था। तो परिमाप कितना है, परिमाप हो जाएगा भुजा गुणे 4। तो इसमें क्या कर देंगे, तो 88 क्या हो जाएगी, 88 इसकी हो जाएगी पूरा तार की लंबाई। तो अब इसी 88 लंबाई से ये वृत्त बन गया। ठीक है, तो अब वृत्त का फॉर्मूला ये देखिए 88 जो है किसकी लंबाई है, तार की लंबाई है। ठीक है, अब इसी 88 लंबाई से हमने सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया। और वृत्त का जो परिधि होता है, ये आउटर ही तो होता है वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ना। तो ये जो वृत्त की परिधि ही है, उस वही तो बना पूरा तार, वही तो ये तार की लंबाई तो उसी परिधि में बदल गई ना। ये देखिए परिधि में बदल गई। तो तार की लंबाई कितनी थी, 88 थी, जो कि परिधि के बराबर होगी। ठीक है, अब 88 इज इक्वल टू कितना होता है 2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई r। ठीक है, तो अब इसको कट करेंगे, इसको कट करने पे क्या आ जाएगा, इसको कट करने पे यहाँ पे 2 आएगा, और उसके बाद यहाँ रेडियस कितना आ जाएगा, इसका त्रिज्या आ जाएगी 14। ठीक, त्रिज्या 14 आ गई। अच्छा, पूछा क्या है, इसका एरिया पूछा है। तो हम जानते हैं कि जो सर्कल होता है उसकी एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल की एरिया तो पाई आर स्क्वायर होती है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। आर कितनी आई, 14 आई ना, 14 आई। उसके बाद हम यहाँ से कट कर देंगे, 7 2 जा 14। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 616 आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हाँ, किस में था, सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ एक तार लिया गया था, फिर उसी तार से सर्कल बना दिया, फिर सर्कल बना दिया। ये देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 40,000 रुपये की राशि कितनी होगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, और इसको 2 तरीके मैं बताऊंगी यहाँ पे, जो भी आपको आसान पड़ेगा वो आप एग्जाम में कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या तरीका है। ये क्या कह रहे हैं, 20% वार्षिक ब्याज की दर है और 2 वर्षों में 40,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 40,000 क्या है, 40,000 हमारा मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल है। ठीक, और पूछा क्या है, पूछा आपका है अमाउंट पूछा है। ठीक है, अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज से बताना है। ठीक, और 20% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ होता है 20% है, तो मतलब ये हम 100% में ही उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेंगे ये जो 100% इसका प्रिंसिपल रहा होगा, मान लेते हैं, एक बार आप करके देखिएगा मेरा आइडिया। 100% आप मान लीजिए, उसके बाद पहले साल, मतलब फर्स्ट ईयर, पहले साल, जो पहले साल 100 रुपये से 120 रुपये तक बढ़ा। ठीक है, 100 रुपये से 120 रुपये तक बढ़ा, मतलब पहले साल का प्रिंसिपल ये था ना, उसके बाद फिर अमाउंट इतना बना। ठीक, उसके बाद दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल फिर 100 से 120 बढ़ा। क्यों,
क्यों हम 100 से ही 120 बढ़ा रहे हैं? 120 क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो रेट है ना वो 20% है, इसीलिए हम यहाँ पे 20 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आप समझ में आ गए 20 क्यों बढ़ाए। अब हमको क्या करना है, दोनों साल का ये जो प्रिंसिपल है और ये जो इसका अमाउंट है, ये आपस में इसको गुणा कर देना है। कैसे गुणा करना है? अगर 100 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 इधर 2 0 इधर आ गया ना। और ये इसका कितना आ जाएगा, 144 इतना आ जाएगा, इतना अमाउंट हो जाएगा। मतलब 2 साल में प्रिंसिपल जो है इतना हुआ टोटल, और ये अमाउंट कितना हुआ, इतना हुआ। ठीक, अमाउंट इतना हो गया। अब चलिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल तो यहाँ हमें दिया गया है ना पहले से, कितना दिया गया है, 40,000 दिया गया है। इसका मतलब ये जो हमने निकाला है, ये जो है किसके बराबर है, 40,000 के बराबर है। ठीक है, तो अब चलिए 10,000 बराबर क्या हो जाएगा इसके, ये 10,000, ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 40,000 के। ठीक है, अब 40,000 का ये सारा 4 जीरो कट गया, 4 जीरो, मतलब एक बराबर क्या होता है, 4। अगर एक बराबर 4 के है तो इतने बराबर किसका होगा। ठीक है, तो एक बराबर 4 के है तो इतने बराबर किसका होगा, तो इतने बराबर मतलब 144। ठीक है, गुणे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 576,000। तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आ गया पूरा। ठीक, तो कितना आसान था। इसको अगर आप बहुत मतलब आप वहाँ पे ना बहुत छोटे में कर सकते हैं। कैसे कैसे जल्दी से आप क्या करिएगा, 100 का 120 बढ़ा दीजिएगा, 20 देखिएगा, 100 का 120 बढ़ा दीजिए, उसके बाद क्या करिए, इसको आपस में गुणा कर दीजिए, ये अमाउंट आ गया और ये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, और प्रिंसिपल तो हमें दिया गया है ना, प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 40,000, तो इस प्रिंसिपल को 40,000 के बराबर कर देंगे। तो जो एक जो यूनिट है, ये जो एक यूनिट है, एक यूनिट बराबर 4 हो गया। तो ठीक है, जब एक यूनिट बराबर 4 हो गया तो इतने यूनिट बराबर कितना होगा, इतना यूनिट बराबर हो जाएगा, गुणा 4 कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा, जो अमाउंट यहाँ पे पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक मेथड, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इस मेथड को। अब हम बताते हैं आपको दूसरा मेथड। अब देखिए ये जो दूसरा मेथड कैसे बनेगा। दूसरा मेथड में ये जो 40,000 है, ये 40,000 क्या है, ये 40,000 हमारा मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल है। तो हम क्या करेंगे, मूलधन ऐसे लिख लेंगे। अब इसका 20% वार्षिक मतलब ब्याज निकाल देंगे, एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, ये देखिए कट गया, आ जाएगा एक वर्ष का ब्याज 8,000 रुपये। ठीक है, अब इसी 8,000 का फिर से ब्याज निकालेंगे। ठीक है, फिर से ब्याज निकालेंगे 8,000 का। तो 8,000 का अगर हम अगेन ब्याज निकालें 20% के हिसाब से तो क्या आएगा, ये देखिए कट गया, 2 8 16, मतलब पहले तो ये 8,000 हम लिखेंगे ही। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ से ये भी लिखना है जो इसका भी ब्याज निकला है। तो कितना हो गया है, 2 8 16 और 2। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम सबको ऐड कर देंगे, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे क्या आएगा, 0 0 6 7 1। अब ये क्या चीज़ आया, ये आया आपका ब्याज, मतलब 2 साल में टोटल इतना ब्याज लग रहा है, टोटल ब्याज आ रहा है। अब अगर ये आपको टोटल ब्याज 2 साल का पता चल गया तो अब ब्याज को अगर आप प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा ना। तो बस ब्याज को आप क्या करिए, इस प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए। तो मतलब अगर हम 17600, यहाँ तो मैं अलग अलग लिख रही हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप वो बस एग्ज़ाम में आराम से एक जगह लिख सकते हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो 57600 ये आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था। ठीक है, इस मेथड में कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल का 20% निकाल के आपको उसका ब्याज निकाल देना है। फिर इसी 8,000 का जो ब्याज निकालेंगे आप यहाँ पे 1,600 लिख देंगे। उसके बाद फिर अगेन वो 8,000 लिखेंगे, फिर पूरा ही अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज पूरा आ जाएगा। ठीक है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज पूरा आ जाएगा। और इस ब्याज आया है तो अब अमाउंट पूछा है ना, तो अब अमाउंट पूछा है, धनराशि पूछे है पूरी, तो कितना हो जाएगा, तो उस क्या करेंगे हम प्रिंसिपल में हमने देखिए ये जोड़ दिया है, हमने जब जोड़ दिया है तो हमारा अमाउंट आ गया है। तो ये दूसरा मेथड था। ठीक,
जो भी आपको मेथड आसान लगे आप उस मेथड से कर लीजिएगा, प्रश्न यही है, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी सारे ही आरआरबी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, धनराशि को दुगना होने में कितना समय लगेगा यदि मतलब धनराशि 9.09% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। तो इसमें साधारण ब्याज है तो हम साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगाएंगे और बहुत आसान है। कह रहा है कि धनराशि दुगनी हो जाएगी, मतलब अगर हम प्रिंसिपल जो लगा रहे हैं, अगर हम प्रिंसिपल P लगाए हैं, अगर हम प्रिंसिपल P लगाए हैं, ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन P लगाए हैं, अगर ये मूलधन P है तो हमें जो धनराशि मिलेगी, हमें मिलेगी वो 2P मिल जाएगी, मतलब कि दोगुनी हो जाएगी। अब दोगुना कब होता है? अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बराबर धनराशि होती है कि नहीं, अमाउंट होता है कि नहीं, ये होता है। अगर हमें कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, प्रतिवर्ष इतने निवेश की गई है, कितना समय लगेगा, चलिए इसमें समय पूछा है। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट में इस हिसाब से क्या आप रिलेशन बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जैसे मूलधन आपका P है, ठीक है, मूलधन P है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमें अमाउंट डबल चाहिए, तो 2P हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी P हो जाएगा भाई, 2P माइनस P इधर जाएगा तो माइनस P हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट P हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है, मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100, ये होता है ना। अब हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रख देंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ से P निकाल लिया था और उसके बाद P मूलधन तो है ही, और रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 9.09%। तो हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9.09%। तो यहाँ पे हम टाइम पता करेंगे, ठीक है, टाइम पता करेंगे। अब P से P कैंसिल हो गया, भाई कैंसिल करना तो सबको ही आता होगा। उसके बाद ये टाइम कैसे आएगा, T बराबर हो जाएगा 100/9.09। अब एक चीज़ और बता रहे हैं, देखिए ये 100 और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना वो हटेगा, इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, और उसके बाद 9 हट करके 09 ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये जहाँ स्टूडेंट्स ने ये किया वहाँ वो फंस जाएंगे, ठीक है, वहाँ वो फंस जाएंगे, इसलिए हमें ये वाला नहीं करना है। इसलिए मैं जानबूझ के मैंने इसको किया ताकि दिमाग में आपके याद रहे कि ये वाला प्रोसेस नहीं करना है आपको। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, मतलब इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100/9.09, टाइम बराबर यही था ना, तो टाइम बराबर यही था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0 और 9 ना बहुत छोटी संख्या है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर किस बेसिस पे करेंगे, ऑप्शन के बेसिस पर करेंगे। देखिए ऑप्शन में आगे पॉइंट नहीं आ रहा है ना, तो हम ऑप्शन के बेसिस पे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें आप ध्यान देते रहिएगा तभी एग्जाम निकलेगा आपका। अब यहाँ पे करेंगे 9 से हम कट करेंगे, 9 1 जा 9, फिर यहाँ पे बन गया, फिर 9 1 जा 9, फिर इसी तरह से करके होता जाएगा, बहुत छोटी छोटी संख्या आएगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 11 साल, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 11 साल आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आंसर में क्या है, हाँ 11 वर्ष दिया गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी में क्या पूछा था फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी वाकई में क्लियर करना है तो, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही आपको चीज़ें दूंगी और पढ़ाऊंगी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 15, एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है, यदि ट्रेन की गति 25 मीटर पर सेकेंड है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी देखिए, अब इसमें देखिए खास बात क्या है कि अगर कोई स्थिर वस्तु को
ट्रेन जो है पार कर रही है, ठीक है, कोई भी स्थिर वस्तु है तो उसका कोई लंबाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ट्रेन की लंबाई पता करनी है। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी ना, ट्रेन की जो लंबाई होगी ना, वही जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो यही जो डिस्टेंस होता है ना, यही ट्रेन की ही डिस्टेंस, यही ट्रेन की ही लंबाई की ही मानी जाएगी। देखिए कोई भी बिंदु की लंबाई तो होती नहीं, बस ट्रेन की लंबाई होगी। अगर ट्रेन उसको पार कर रही है तो इतने पूरी मतलब उतना लंबा वो पार करेगी, मतलब उतना लंबा पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो स्पीड कितनी है उस टाइम ट्रेन की, उस स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड है और ये 10 सेकेंड है, ठीक है। तो ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी, ट्रेन पूरी डिस्टेंस 250 मीटर की आ रही है, ठीक है। तो ट्रेन कितनी हो जाएगी, 250 मीटर की ट्रेन हो गई, ठीक है। कितनी मीटर की ट्रेन हो गई, 250 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर कोई बिंदु है, याद रखिएगा, अगर ट्रेन जो है किसी बिंदु को पार कर रही है तो बिंदु को पार करने का मतलब ये है कि वो अपनी ही लंबाई पार कर रही है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ना वो बड़ा बड़ा डिजिटल बोर्ड और बहुत सारा उस तरह का व्यवस्था नहीं है कि मैं बहुत सारे बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊँ। तो मेरे पास जो भी है, छोटा मोटा जो भी है, मैं उसी में आपको पढ़ाने की अच्छा कोशिश करती हूँ कि अच्छे से चीज़ें आपको बस मिलें, ठीक है। तो कोशिश किया करिए, एफर्ट किया करिए, आप धैर्य रखिए, आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी यहाँ पे, ठीक। प्रश्न नंबर 16 क्या है कि पूछ रहा है कि 12 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई के दो पोल एक समतल भूमि पर सीधे खड़े हैं। तो अब चलिए हम दो पोल बना लेते हैं ना, दो पोल मतलब दो खंभा। तो 12 मीटर का एक खंभा बनाएंगे, चलिए 12 मीटर का हमने खंभा बना लिया, ठीक है। ये 12 मीटर का हमने खंभा बना लिया, ठीक है। 12 मीटर का एक खंभा बनाया और क्या है दूसरा खंभा 17 मीटर का। तो 17 मीटर तो इससे ऊंचा ही होगा ना, तो इस 17 मीटर का हम इससे ऊंचा खंभा बना दिए, ठीक है। दो खंभे जो है समतल भूमि पर, देखिए समतल एक ही भूमि पर बनाया, ये नहीं कि ऊपर नीचे बना दिया है, तो एक ही भूमि पर सीधे खड़े हैं। अब क्या कह रहा है, यदि उनके तल के बीच की दूरी 12 मीटर है, इनके तल के बीच की दूरी 12 मीटर है। चलिए इनके तल के बीच की दूरी हम बना देते हैं 12 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे 12 मीटर है। तो कह रहा है तो उनके शीर्ष के मध्य दूरी ज्ञात करिए। तो जो इनका ये है शीर्ष है ना, ये शीर्ष है ना, इस शीर्ष है ना, तो इसके मध्य दूरी कितनी होगी, मतलब ये पूछ रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन पूछ रहा है। तो चलिए ये जो है ना हमने पैरेलल बनाया, सीधे पोल बनाया था। अब यहाँ से ऐसे ऐसे हम हल्का सा ऐसे मिला देंगे, ठीक है, हल्का से ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 मीटर तो हो जाएगी ना, 12 मीटर हो गई। और पूरा कितना था, पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना था, 17 था। तो अब पूरे में से, इस पूरे में से अगर हम 12 निकाल देंगे, इतना हम 12 निकाल देंगे तो इतना तो बचेगा। जब इतना बचेगा तो 17 में से अगर हम 12 निकालेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 12 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो 5 क्या आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, 5 से यहाँ तक की दूरी, ठीक। अब ये जो 12 मीटर है, तो 12 मीटर तो ये भी होगा ना, फिर ये पैरेलल ही तो है, ये इसके समानांतर ही तो है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बोलती हूँ, ठीक। चलिए यहाँ 12 मीटर ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप ना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर समय बचाना है तो एक ट्रिपलेट नाम की चीज़ होती है, ठीक है, एक ट्रिपलेट नाम की चीज़ होती है, वो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, ठीक है। अब ट्रिपलेट में आपको बता दूं क्या होता है। देखिए ट्रिपलेट ये होता है 3 4 5, ठीक है, ये सेट में होते हैं ट्रिपलेट। 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया, 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया, ठीक है, 7 24 25 ये ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। और एक और, चलिए
8, 15 और 17। कम से कम आप ये इतने ट्रिपलेट याद कर लीजिए। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब 90 डिग्री का होगा ना। तो अगर ये 90 डिग्री का है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल का अगर ये एक 5 है साइड, एक भुजा 12 है, तो दूसरी भुजा क्या होगी, 13 होगी। जरूरी है वो 13 ही होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस आ गया वो 13 आ गया। ठीक है, इस ट्रिपलेट से अगर इसमें एक भुजा 3 होती, ठीक है, एक भुजा 4 होती, तो यहाँ जो तीसरी भुजा होती वो 5 ही होती। ठीक, तो ये होता है जो राइट एंगल का जो ये साइड है ना, साइड का ट्रिपलेट होता है। तो अब इससे क्या होगा ना, आप वो जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसको लगाने से बच जाएंगे। आपको क्या करना है, ट्रिपलेट इसको याद कर लेना है। ठीक है, कोई दो साइड अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे 7 आता, ठीक है, और यहाँ पे 24 आता, ठीक, तो यहाँ पे कन्फर्म है कि 25 आता ही 25 आता। ठीक, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये जो चारों ट्रिपलेट है ना, इसको रट लीजिए। वैसे ट्रिपलेट तो बहुत होते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम आप इतने रट ही लीजिए। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे जो ये 13 आया है ना, 13 दूरी पूछा था। ठीक, 13 दूरी पूछा था, 13 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, इसमें ज़्यादा काम नहीं था, इसमें बस अगर आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में बस 2 मिनट में कर लेंगे। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, आप कम से कम 3 या 4 सेकेंड्स में कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि P713 ये एक संख्या है, 11 द्वारा विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब P में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या रख दें कि वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो हमें पहले सबसे पहले 11 से विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। देखिए पहले हम चलिए लिख लेते हैं संख्या जो दी गई है P713। ठीक है, P713 दी गई है। अब 11 से विभाजकता का नियम क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए P+1 और 7+3, ठीक है, P+1 एक हो गया, ठीक है, 7+3 10 हो गया। अब इन दोनों का मतलब P+1 का और ये 10 का अंतर यदि 11 का मल्टीपल है, यदि 11 का मल्टीपल है, इन दोनों का जो अंतर है यदि 11 का मल्टीपल है, या फिर इन दोनों का अंतर 0 है, 0 है, तब क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब हमको ऐसा P की जगह ऐसी चीज़ रखनी है, या तो वो 11 का मल्टीपल बन जाए या तो फिर वो 0 बन जाए। ठीक है, P की जगह अगर हम 1 रख दें, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 रख दें, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 बन जाएगा, 2 और ये -10 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। अब ये बताइए 8 जो है 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ठीक है, 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे। तो अगर हम 2 रख दिए तो 2 1 3 हो गया, 10 में से 3 गए 7 आ जाएगा, तो 11 का मल्टीपल है, नहीं है। अब इसी तरह से 5 रख दिए, मान लीजिए 5 1 6 हो गया, 10 में से 6 गए 4 हो गया, 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे लिख दें 9, अगर हम P की जगह 9 लिख दें, P की जगह हमने रख दिया 9, ठीक है, P की जगह 9 रख दिया, तो 9 + 1 हो गया। अब 9 + 1 -10, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 + 1 10 हो जाएगा और -10। अब यहाँ पे इसका जो घटाव है वो क्या आ गया, वो 0 आ गया ना, 0 आ गया। तो अब ये जो 0 आ गया, इसका मतलब ये अगर यहाँ पे P की जगह अगर हम 9 रख दें, तब ये संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी, 9 7 1 3। तो और P की वैल्यू पूछा था, तो P की वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, P की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक, आप इसको बहुत आराम से करिएगा। आप क्या करिएगा, इसको जोड़िएगा, 7 3 10 जोड़ दिया और 10 जोड़ दिया, और 10 के बाद क्या करिएगा, घटाना शुरू करिएगा, आपका आ जाएगा इसी तरह से आंसर। ठीक, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको करके बताया, आप एग्जाम में छोटे में कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठवां परिणाम क्या होगा। तो देखिए पहले 11 परिणामों का औसत 50 है, तो हम 11 परिणाम कैसे जानेंगे, क्या है 11 परिणाम। मान लीजिए 11 हम लिख देते हैं, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 11 ही मतलब ये 1 ही है, यहाँ पे 3 ही है, यहाँ 54 हो सकता है, यहाँ पे 65 हो सकता है, यहाँ पे 89 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी डिजिट हो सकती है। बस हम ऐसे आपको दिखा रहे हैं कि 11 चीज़ें हैं वो। तो अगर इन सब का योग, ठीक है, इन सब का योग, ठीक है, और बटे जितनी संख्या होती है वही मिलाकर के तो औसत होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 11 परिणाम है इनका औसत 50 बताया गया है ना, क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं इनका योग क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा, मतलब इन सारी संख्याओं का क्या योग आ जाएगा, इन सारी संख्याओं का योग आ जाएगा 11 गुणे 50, ठीक है, 11 गुणे 50 आ जाएगा 550। मतलब ये जो 11 परिणाम है अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हम ये जो एग्जाम्पल लिए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिए हैं, आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 11 गुणे 50 ही करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब कह रहे हैं कि जो पहले 6 परिणाम है उनका औसत 49 है। पहले 6 का देखिए, ये जो पहले 6 यहाँ से यहाँ तक का जो औसत है 49 है, औसत दिया गया है पहले 6 का, तो अब हम पहले 6 का योग पता करेंगे, ठीक है। तो पहले 6 का योग क्या हो जाएगा, पहले 6 का योग हो जाएगा 6 गुणे कितना, जो औसत आएगा 49, ठीक है, 294 आ जाएगा 6 गुणे 49 का। अब हम क्या करेंगे, पहले 6 का योग तो हमने पता कर लिया, और अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि और अंतिम 6 परिणामों का योग अगर 52 है, ठीक है, तो अंतिम 6 परिणामों का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो योग है, जो औसत दिया गया है वो औसत कितना दिया गया है, 52 दिया गया है अंतिम 6 परिणामों का। तो हम अंतिम 6 परिणामों का क्या करेंगे, योग निकालेंगे। अंतिम 6 परिणामों का योग हो जाएगा 6 गुणे 6 क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 6 संख्या है, ठीक है, 6 गुणे 52, ठीक है, 6 गुणे 52 हम कर दिए, यहाँ पे 6 गुणे 52 तो कितना आया, 6 गुणे 52 आ जाएगा 2 1 3, ठीक है, 312 आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर ये सारी संख्याएं कुछ होंगी, कोई संख्याएं होंगी ना, इन सब संख्याओं का योग कितना आया है, 550 आया है, और इसमें हमने पहली 6 संख्याओं का योग कितना निकाला है, 294 आया है, और अंतिम 6 का योग इतना आया है। अगर हमने पहली 6 और अंतिम 6 जोड़ ली, पहली 6 और अंतिम 6 अगर हमने जोड़ी तो कितना आ जाएगा, 294 प्लस 312 कितना आ जाएगा, 4 2 6 9 1 10, यहाँ 3 2 5 1 6, 606 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये तो पूरा 606 आ रहा है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, पूरा योग इतना आना चाहिए था। इसका मतलब है कोई एक ऐसी संख्या है जिसको 2 बार हमने जोड़ लिया है। तो इसमें क्या पूछा है, 6वां परिणाम भी पूछा है, तो इसी संख्या को हमने 2 बार जोड़ा है ना। तो इस टोटल संख्या में से अगर हम ये जो हमने एक्स्ट्रा 606 जोड़ा था, मतलब 606 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इस टोटल संख्या को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, 550 से हम घटा देंगे, ठीक है, 550 घटा दिए तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे 10 में से 5 गए 5, 56। तो मतलब ये जो 6वीं संख्या थी, ये 6वीं संख्या कितनी थी, 56 थी। 6वीं संख्या कितनी थी हमारी, 56 थी। मैंने आपको बहुत डिटेल में करके दिखाया है, आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 56 कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो 56 इज करेक्ट। अब यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, मैं देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बहुत बेसिक से समझाती हूँ, कोई एक स्टेप भी आपका ऐसा नहीं है कि छूटना चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बारीकियों को समझेंगे ना, शॉर्ट ट्रिक तो ठीक है आप कर लीजिए, जो भी मैं आप बता रही हूँ उसमें से आप अपने स्टेप्स को घटा लीजिए, अपने आप कर लीजिए। लेकिन अगर मैं एक एक चीज़ जो बता रही हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट है, अगर वहाँ आपका कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया ना, तो अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो वो घुमा फिरा के भी पूछ लेगा तो आप कर लेंगे उसको, ठीक है। इस बात को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहे हैं, यदि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन, अब इसको समझना क्या है, देखिए 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 120 वस्तु, ठीक है, वस्तु
यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। 120 वस्तु हो जाएगा, 120 वस्तु का अब यहाँ पे क्रय मूल्य, अब यहाँ पे क्रय मूल्य मान लीजिए x है, ठीक है। 120 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x है, और 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी नहीं पता है, तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मान लीजिए y हो गया, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये SP है, ठीक। अब हमको क्या करना है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत समान चीज़ों का होता है ना, कि हम ज़्यादा चीज़ और कम चीज़ लेके आएंगे तब हम उसमें लाभ प्रतिशत घटा बढ़ा लेंगे, नहीं घटा बढ़ाएंगे ना। मान लीजिए आपने 120 पेंसिल लाई और कोई 80 पेंसिल लाया, तो उस तरह से हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं ना। हमें जो वस्तुएं होती हैं उसको तो कम से कम बराबर करना चाहिए, जितने खरीदे हो कम से कम उतना तो बेचो, तब तो हमको पता चले कि क्या लाभ है क्या हानि है, कुछ है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले वस्तुओं को बराबर करना है, जितना हमने खरीदा है उतना ही हमको बेचना है, ठीक है। तो खरीदा और बेचना ये संख्या कैसे बराबर होगी, जब हम क्या करेंगे, इस 80 का गुणा इसमें कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में करेंगे और इसमें कर देंगे, मतलब इस पूरे वाले में हम 80 का गुणा कर देंगे, 80 का गुणा कर दिए, ठीक है। तो 80 का गुणा तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब 120 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे और इस y सेलिंग प्राइस वाले में भी करेंगे, तो 120 ये हो गया, ठीक है। तो 120 गुणे 80 मतलब वस्तु यहाँ बराबर हो गई, यहाँ पे वस्तु बराबर हो गई, अब यहाँ पे 120, ठीक है। अब वस्तु यहाँ पे हमने बराबर कर दी, ठीक। अब वस्तु हमने बराबर कर दी है, अब क्या करना है, अब हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो हमको पता चल गया है। तो हमें जो कॉस्ट प्राइस मिला है, हमें कॉस्ट प्राइस क्या मिला है, हमें कॉस्ट प्राइस मिला है, ये देखिए कॉस्ट प्राइस मिला है 80x मिल गया हमें ना, ये कॉस्ट प्राइस मिल गया हमको यहाँ से। और सेलिंग प्राइस कितना मिला है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको मिला है 120y, ठीक है, 120y मिला है। तो अब हम 80 को हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और 120 को हम सेलिंग प्राइस मान लेंगे, ठीक है। 120 को हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मान लेंगे, 80 को हम ये कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, ठीक। तो अब हम जैसा कि जानते हैं लाभ पता करना है ना, यहाँ पे लाभ पता करना है, तो आपको क्या करना होगा, लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 120 माइनस 80 40 होता है, बटे कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, और गुणे 100, ठीक है। लाभ प्रतिशत का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 5 जा 40, तो मतलब आगे आपका 50% लाभ हो जाएगा। देखिए मैं कोई भी चीज़ ना आपको ऐसा नहीं कि बस शॉर्ट ट्रिक वो बोल दिया कि 120 हमारा मतलब कि सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस मान लो। देखिए ऐसे कि आप रटेंगे ना तो चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है कि अगर 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमने 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो पता नहीं था, तो हमने 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य x बोल दिया, ठीक है। और 80 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है y बोल दिया, ठीक। अब हमको वस्तु पहले बराबर कर लें, तब तो हम उसका लाभ हानि पता करेंगे। तो हमने यहाँ वस्तु को बराबर करने के लिए 80 और 120 से मल्टीप्लाई पूरे उसमें कर दिया, ठीक है। तो 120 से इस वाले में किया और 80 से ऊपर वाले में किया, तो वस्तु यहाँ बराबर हो गया। अब हम जान गए कि अब हमारा क्रय मूल्य क्या है, 80 है, और यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है। अब उसके बाद हमने ये क्या किया, इसको ये लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक। देखिए ये मैंने बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर कराई हैं, ये नहीं कि बस आप उठाइए क्वेश्चन बस अच्छा 120 ये आपका विक्रय मूल्य मान लो, इसको बेटा क्रय मूल्य मान लो, तो ये गलत हो जाएगा भाई। अब क्या है ना कि याद नहीं रहता है, एग्जाम में क्या है ना कभी कभी याद नहीं रहता, कितनी चीज़ें रट के जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ तो मैथ्स ही तो मेन है। इसी तरीके से मेरे क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पी ने 400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। यदि 460 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितने रुपए में मतलब लाभ की कितना वृद्धि होगी। एक बात मैं बता दूं कि पी ने क्या किया है, पी ने 400 रुपये में कोई चीज़ को खरीदा है और 10% लाभ पर बेच दिया है, ठीक है, 10% लाभ पर बेच दिया है। लेकिन अगर 460 रुपये में बेचा होता, मतलब 400 रुपये में खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले हम देख लेते हैं, पी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपये है, ठीक है। अगर कह रहा है कि 460 रुपये में अगर उसको 460 रुपये में बेचता
तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होती है। अब जो ये लाभ प्रतिशत यहाँ से निकलता, यहाँ से जो लाभ प्रतिशत निकलता वो इस लाभ प्रतिशत से कितना ज़्यादा होता, कि 10% से कितना ज़्यादा होता। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत का हम फॉर्मूला लगा देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 60/400 हो जाएगा गुणे 100। ठीक है, अब ये 400 कट गया, उसके बाद यहाँ 4 1 जा 4, 5 6 1 2 4 5 जा 20। मतलब यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 15% लाभ आ रहा है। अगर हम 400 रुपये में खरीदे, 460 रुपये में बेचें, तो हमें 15% का लाभ होगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। 400 रुपये में अगर खरीदा है और 10% का लाभ पर बेचता है, तो इस 10% से कितने ज़्यादा की वृद्धि होगी। तो 10 से 15% की वृद्धि हुई है ना, 10% पहले हो रही थी, तो कितनी अब होगी, मतलब कितनी वृद्धि ज़्यादा होगी। तो 15 - 10 कितना हो जाएगा, 5% की एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है। ठीक है, 5% की क्या हो रही है, एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है, अगर हम 460 रुपये में बेचें। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, आरआरबी ने पूछा था कि संख्या दी हुई थी 2 4 5 6 5 4 3 5 3 1, ठीक है, और 7। ठीक है, मैं निम्नलिखित सूची में से, मतलब इस सूची में से कौन, मतलब बहुलक क्या है। तो इसमें जो बहुलक क्या है, मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, सबसे ज़्यादा बार इसमें देखिए कौन आया है, 5, 1 2 3 बार 5 आया है। तो 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आए, बहुत बार आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की ओर झुकी हुई है। यह तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई एक सीढ़ी है जो 10 मीटर लंबी है, ठीक है, और एक सीधी खड़ी दीवार है, एक ऐसे दीवार खड़ी सीधी है, और ये 10 मीटर की सीढ़ी जो है इस पे ऐसे झुकी हुई है। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और ये दीवार है। ठीक है, ये दीवार है और ये सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी कितनी है, सीढ़ी 10 मीटर की है। ठीक, सीढ़ी 10 मीटर की है और सीढ़ी कितने का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछ रहा है दीवार से सीढ़ी कितने दूर पर है। तो दीवार से सीढ़ी कितने दूर पे है, तो यहाँ से यहाँ पे कितने दूर पे है, यही पता करना है। यही क्या है, आधार पता करना है। ठीक है, तो आधार क्या होगा, अगर हमें इस एंगल दिया गया है और ये इधर मतलब हाइपोटेन्यूज दिया गया है, मतलब कर्ण दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस 60 रख देते हैं, कॉस 60 रख दें। अब क्या हो जाएगा, आधार पर पूछ रहा है, तो आधार मान लीजिए हम आधार की जगह बी लिख देते हैं। ठीक है, बेस, ठीक है, बी लिख देते हैं क्योंकि हमें आधार पता करना नहीं पता है। और 10 मीटर क्या है, 10 मीटर कर्ण है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 बराबर b/10। ठीक है, अब हमने b का यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 10/2। तो मतलब b क्या कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 5, b आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो ये छोटा सा मतलब क्वेश्चन था और इसको इतना बड़ा सा दिया हुआ है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 5 इज़ करेक्ट। चलिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, गणना कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे ये गणना क्यों आपको सिखाएं, गणना क्यों सिखाएं। देखिए कुछ सिखाने वाली बात नहीं है, बस हम यहाँ पे ऐसा हम बोलेंगे कि आप इतना बड़ा कैलकुलेशन मत करिए। इस कैलकुलेशन को करने का बहुत आसान तरीका है, ऑप्शन पे जाना, मतलब आप ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रूल होता है बॉड मास का। तो बॉड मास में हमें क्या है कि सबसे पहले हमें जो है इसका ब्रैकेट वाला अंदर वाला सॉल्व करना है। तो
हम क्या करेंगे 3 × 2 कर देंगे। ये जो पॉइंट 3 है ना बहुत छोटी संख्या है, तो हम इसको क्या करेंगे स्किप कर देंगे, हम इसको नहीं है मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो 3 × 2 करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर आगे वाली डिजिट है, पॉइंट के इधर वाली डिजिट है, ये बड़ी संख्या होती है, पॉइंट के 3 वाली छोटी होती है, तो हम इसको थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इग्नोर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंसेस मिल रहे हैं, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे 3 2 6 कर लेंगे, 3 2 6 और 18 + 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाता है ना। 18 + 6 कितना आता है 24 हो जाएगा। 3 2 6, 18 + 6 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 से डिवाइड करना है, तो 3 8 जा होता है 24। अरे 3 8 जा क्या होता है 24 होता है। तो अब यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन होगा यहाँ पे वो 8 से स्टार्ट है, तभी वही उसका आंसर होगा। तो 8 से 8 यहाँ पे आया हमारा और हमने देख लिया और ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी तो है, तो ये उसका 200 एक्स्ट्रा आया होगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 5.36 × 3.6, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें आप एक काम करिएगा 3.6 को ऐसा कर यहाँ पे राउंड ऑफ करके अगर आप 4 कर लेंगे तो 5 4 से 20 हो जाएगा, ठीक है 20 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कितना ज़्यादा मतलब कि क्या करना है, कितना ज़्यादा एक मिलता जुलता है ना, तो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। लेकिन आपने क्या किया राउंड ऑफ किया है ना, इसको आपने एक बढ़ा दिया है ना, तो हमने बढ़ा करके 20 लाया है, तो जब बढ़ा करके 20 लाया है तो एक घटेगा, तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। देखिए इतने बड़े को हमने क्या किया मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब कि ये मेरी एक ट्रिक है। 25 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक कार यात्रा की पहली छमाही के लिए 50 km/h की गति से और दूसरी छमाही के लिए 60 km/h की गति से यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति प्राप्त करनी है। तो ऐसे में जो औसत गति का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, को देखिए। अब औसत गति का फॉर्मूला यहाँ पे हमें लगता है, औसत गति का फॉर्मूला कैसे लगता है, देखिए अगर कुछ समय तक x किलोमीटर की चाल से गई, ठीक है, और उतने ही समय तक y km/h की चाल से चल रही है, मतलब कि यहाँ पे चाल जो है दो अलग अलग चाल हैं लेकिन समय एक ही है, तब ऐसे में औसत चाल कैसे बनती है। ऐसे में औसत चाल कैसे बनेगी, ऐसे में जो औसत चाल बनेगी वो बनेगी 50 + 60/2, ये हो जाएगी इसकी औसत चाल, ठीक है। तो कितना आसान था ये औसत चाल यहाँ पे निकालना, देखिए 50 + 60/2 कितना हो जाएगा 110/2, क्या हो जाएगा 55 क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा, 55 km/h इसकी औसत चाल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, मतलब पहला औसत चाल प्लस दूसरा औसत चाल बटे 2 कब लगेगा, जब समय बराबर होगा। जैसे यहाँ पे पहली छमाही वही समय है 6 माह है और ये भी 6 माह है, ठीक है, समय बराबर होगा तो औसत चाल इस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि 3 कुर्सियों और 2 मेज की कीमत 700 रुपये है, मतलब 3 कुर्सी प्लस 2 मेज की कीमत है 700 रुपये, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 5 कुर्सी 3 मेज की कीमत 1100 रुपये है, तो 5 कुर्सी प्लस 3 मेज की कीमत कितनी है 1100 रुपये, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब पूछा है कि 1 कुर्सी और 2 मेज की कीमत कितनी होगी, पूछा है 1 कुर्सी और 2 मेज की कीमत पूछ रहा है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन से के और एम की वैल्यू पता करनी है, तो वैल्यू पता करके इसमें रख देंगे तो आ जाएगी कुर्सी की और मेज की कीमत आ जाएगी। कैसे आएगी अब ये देखिए, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर इस पूरे इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं तो कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन नंबर 1 में करने पे आ जाएगा, देखिए 3 5 जा 15 के प्लस 5 2 जा 10 m बराबर हो जाएगा 7 5 जा 3500, ठीक है, इक्वेशन 1 में आ जाएगा। अब ये 3 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई अगर पूरे में किए तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 के प्लस 3 3 जा 9 m प्लस बराबर 3300, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, घटा दिए तो यहाँ पे m हो जाएगा
बराबर कितना हो जाएगा 200, मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 200 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू 200 आ गई। यही m की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 1 में रख देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था 3k + 2m बराबर 700 था ना। उसके बाद हमें क्या करना है, m की वैल्यू रखनी है। ठीक है, 3k + 2 × 200 = 700। ठीक है, 3k यहाँ पे 400 हो जाएगा ना, तो 700 - 400। ठीक है, तो 3k बराबर कितना हो जाएगा, 3k बराबर हो जाएगा 7 में से 4k कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। उसके बाद इसको कट कर देंगे, 100 हो जाएगा। k बराबर कितना आ जाएगा, 100। k बराबर 100 आ गया और m बराबर 200 आ गया। k बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ गया, तो 1 × 100 हो गया क्योंकि यहाँ 1 था, प्लस 2 उसके बाद 2। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आई थी, m की वैल्यू 200 आई थी, तो m की वैल्यू × 200 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 प्लस 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना हो जाएगा 4 + 500, मतलब कि एक कुर्सी और 2 मेज की कीमत कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए x y फीट लंबा है, कोई एक आदमी है या कोई भी लड़का है, उसका नाम x है, वो 5 फीट लंबा है। ठीक है, वो क्या है, 5 फीट लंबा है। ठीक है, 5 फीट लंबा है, 5 फीट लंबा है। वह देखता है कि 3 फीट उसकी परछाई बनती है। अब क्या है, 3 फीट उसकी परछाई बन रही है, 3 फीट थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, 3 फीट क्या है, परछाई बन रही है। लेकिन फिर वह मापता है कि जो उसके विद्यालय की इमारत द्वारा बनी परछाई वो 30 फीट लंबी है। तो इमारत है, इमारत यहाँ पे इमारत होगी, तो इमारत द्वारा उसकी जो लंबाई बन रही है वो 30 फीट बन रही है। ठीक है, 30 फीट अगर ये इमारत के द्वारा बन रही है तो ज्ञात करना है कि इमारत की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जो धूप होगी ना, जो धूप होगी उसका एंगल बराबर होगा, तो उसका एंगल बराबर होगा, उसका जो थीटा बराबर होगा, मतलब उसका थीटा बराबर होगा तो उसका रेशियो बराबर होगा। उसका अगर रेशियो बराबर आ गया तो यहाँ पे जो अगर 30 है तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो इमारत कितनी हो जाएगी, 50, क्योंकि यहाँ का भी जो रेशियो होगा ना, वो भी यहाँ का जो एंगल होगा, ये जो थीटा होगा वो भी सेम होगा क्योंकि धूप उसी एंगल पे लग रही है। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये यहाँ पे इसकी 50 फीट इमारत होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी तरह से मैं एनटीपीसी के सारे ही क्वेश्चंस और जीएस का पूरा अच्छे से कवर कर दूंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एनटीपीसी के पूरे A to Z जेन्युइन तैयारी करवाई जाएगी। जिस तरीके से मैंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए थे और क्या क्या उसके छोटे छोटे लूप होल्स थे, क्या मैं अप्लाई करती हूँ क्वेश्चंस में, वो सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।